हैं कि जो तालमेल आपस में होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पर 5 साल सरकार चलाना इस लिहाज से नाज़मीन बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर अभी से ये हाल है तो आने वाले दिनों के लिए का जो मुश्किलात हैं वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है एक कांटों की राह पर भी अजीत पवार को साथ में शामिल किया गया, जबकि अजीत पवार को लाने की जरूरत कुछ थी नहीं, लेकिन बीजेपी चूंकि आगे तक के कह सकते हैं कि चीज़ों को देखकर फैसले करती है, इसीलिए उन्होंने अजीत पवार को भी साथ रखा कि अगर शिंदे अपनी मनमानी करते हैं तो यहाँ पर अजीत पवार हमारे काम आ सकते गया है कि गृह मंत्रालय और तमाम जो बड़े मंत्रालय वो बीजेपी के पास रहेंगे। तो यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे की जो है कहीं ना कहीं अनदेखी की। अजीत पवार की भी जो आकांक्षाएं हैं बीजेपी उनको भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रही है, उनको भी कहीं ना कहीं जो है किनारे करते हुए दिख रही है। तो यही वजह है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अजीत पवार के ऊपर रुके हुए हैं कि अजीत पवार का महाराष्ट्र में रुक गया है कैबिनेट विस्तार, तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। आखिरकार तारीख आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? क्या महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन टूटने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? एकनाथ शिंदे की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी अभी तक दूर नहीं कर पाई है। कभी एकनाथ शिंदे के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फोन पर बातचीत करते हैं, कभी शिंदे के घर पर पहुंचते हैं, तो कभी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 14 दिसंबर तय किया गया था कि कैबिनेट का विस्तार होगा, विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र में हो जाएगा। लेकिन अब तारीख 14 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है और इसके यही मायने निकाले जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता है। एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन से अलग हट सकते हैं या देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के आगे झुक सकते हैं। इस बीच में अजीत पवार क्यों खामोश हैं? इस बीच में अजीत पवार नाराजगी क्यों नहीं जाहिर कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में है अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि कभी मुलाकातें हो रही हैं, कभी फोन पर बातचीत हो रही है, कभी महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, लेकिन आपसी सुलह नहीं हो पा रही है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाती। अब तो कैबिनेट विस्तार की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति को कह सकते हैं कि जन समर्थन मिला है अपार, वो मेरे ख्याल संभाल नहीं पा रहा है। आप देखिए, बीजेपी 132 सीटों पर है, वहीं अगर शिंदे की बात करें तो 57-58 सीटों पर है और अजीत पवार भी 41-42 सीटों पर है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं उनको यहाँ पर बहुमत मिला है, लेकिन वही बात होती है कि अब यहाँ पर जो तीनों दल हैं वो आपस में तालमेल नहीं दिखा पा रहा। आप देखिए, जो पद पाने की होड़ है वो शुरुआत से देखने को मिली। शिंदे लगातार मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात करते रहे, इसके बाद फिर वो गृह मंत्रालय पर आकर अड़ गए। आज जबकि लगभग ये कन्फर्म था कि 14 तारीख को मंत्रिमंडल का जो गठन वो हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप देखिए एक बार फिर तारीख आगे बढ़ा दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो तालमेल आपस में होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा और यहाँ पर 5 साल सरकार चलाना इस लिहाज से नाज़मीन बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर अभी से ये हाल है तो आने वाले दिनों के लिए का जो मुश्किलात हैं वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है एक कांटों की राह पर चलने का फैसला किया है, जहां पर जो दोनों दल हैं वो लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अजीत पवार दिल्ली पहुंच जाते हैं, शरद पवार से आकर मुलाकात करते हैं, ये तो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मेरी बहुत पारिवारिक मुलाकात थी, उनका बर्थडे विश करने आया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया कि अगर आप अब भी नाराज रहेंगे, अब भी अगर कह सकते हैं कि हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन खुला हुआ है और एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन के पास सीट है हम उनके साथ जाकर और शिंदे को लेकर हम कहीं ना कहीं सरकार बना सकते हैं। यानी कि देखिए, सांकेतिक जो भाषा है वो उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसके अलावा आप शिंदे गुट को भी देखिए, पहले सतारा चले जाते हैं शिंदे, इसके बाद लगातार मांग करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, इसके बाद फिर गृह मंत्री की बात आ जाती है। तो यहाँ जो आपस के तीनों दल हैं अभी भी देखा जा रहा है कि तालमेल कहीं भी बन नहीं पा रहा है और अगर तालमेल नहीं बनेगा नाज़मीन, तो आने वाले दिन इस सरकार के लिए बहुत संकट वाले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भले ही बन गए हो, लेकिन मंत्रिमंडल का अगर विस्तार गठन नहीं होगा तो सरकार जो है वो सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। और देखिए, लगभग महीने भर का वक्त हो गया, 14 तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 23-24 दिन हो गए, लेकिन अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आपस में जो तालमेल बनने का प्रयास किया जा रहा है वो बन पाएगा, क्योंकि मंत्री बनने की चाह और बड़े बड़े महकमों को अभी तक लाने की चाह अभी भी इन तीनों दलों के अंदर देखी जा रही है। ऐसे में
शिंदे गुट पीछे हटेंगे, अजीत पवार पीछे हटेंगे, या बीजेपी कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचेगी। अगर ऐसा रहा तो आपस का जो माहौल है वो खराब होता हुआ नजर आएगा। सर, ये भी चर्चा थी पहले कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिल सकता है, शहरी राजस्व विभाग उन्हें दे दिया जाएगा, लेकिन अजीत पवार के लिए ये तो तय माना जा रहा था कि उन्हें वित्त विभाग दे दिया जाएगा। अभी भी कहीं ना कहीं सहमति बन रही है अजीत पवार को लेकर, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर नहीं बन रही है। और अजीत पवार को इतना सम्मान देना और एकनाथ शिंदे को दरकिनार करना क्या दर्शाता है? नाज़मीन, अगर आप समझें, जब शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे उसके बाद पूर्ण बहुमत उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी अजीत पवार को साथ में शामिल किया गया, जबकि अजीत पवार को लाने की जरूरत कुछ थी नहीं। लेकिन बीजेपी चूंकि आगे तक के कह सकते हैं कि चीजों को देखकर फैसले करती है, इसीलिए उन्होंने अजीत पवार को भी साथ रखा कि अगर शिंदे अपनी मनमानी करते हैं तो यहाँ पर अजीत पवार हमारे काम आ सकते हैं। और देखिए, कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ा। चुनावों में बीजेपी ने अपने पास सबसे अधिक सीटें रखी, उसका लाभ भी उसको मिला, 130-32 सीटें वो जीते। वहीं शिंदे को भी उन्होंने सीटें दे दी। इसके अलावा अजीत पवार को भी कह सकते हैं कि बड़ी कह सकते हैं सीटों पर लड़ने का मौका दे दिया, और अजीत पवार के पास भी 40-41 सीटें आ गई। जिसका मतलब ये था कि अगर शिंदे साथ में रहेंगे तब भी ठीक है, और साथ में नहीं रहेंगे तब भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति जो है आगे तक की बनाकर रखती है, और यहाँ पर उनको इसका लाभ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए, अजीत पवार शुरुआत से ही इन सब चीज़ों के ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जब मुझे बोलोगे मैं शपथ ले लूंगा, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिंदे जी शपथ लेंगे नहीं लेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तमाम जो बातें ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी जो अजीत पवार के जरिए शिंदे गुट के ऊपर दबाव बना रही है कि अगर आप साथ हैं तब भी ठीक है, और अगर साथ नहीं है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि गृह मंत्रालय की पहले भी बात हो रही थी, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी नानुकुर कर रही, उससे आप ये मानकर चले कि शिंदे को कह सकते हैं गठबंधन में तो बीजेपी रख तो रही है, लेकिन बहुत कह सकते हैं कि बहुत दबाव में नहीं है बीजेपी यहाँ पर। और यहाँ पर दबाव जो है वो शिंदे गुट के ऊपर नजर आता है कि भाई अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ मिलना, सरकार बनाना, मुख्यमंत्री बनना, और जैसे ही बीजेपी के पास बड़ा कह सकते हैं बहुमत के लगभग करीब पहुंच जाते हैं, 130-32 सीटें जीत जाते हैं, तब अपना पल्ला जो है, अपना दामन जो है वो शिंदे गुट से छुटा लेते हैं। अब अगर शिंदे गुट बीजेपी के साथ रहे तब मुश्किल, और साथ में ना रहे तब मुश्किल, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ बने हुए हैं। बिहार में चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं, और महाराष्ट्र में अजीत पवार बीजेपी के लिए वही हनुमान की भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे क्यों बीजेपी के खिलाफ हैं, और क्यों बीजेपी एकनाथ शिंदे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है? कई सवाल यहाँ पर पैदा हो जाते हैं, और कई यहाँ पर महाराष्ट्र में सियासत खड़ी करने के लिए मुद्दे बन जाते हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में आने वाले नगर निगम के चुनावों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी कि इस ऐलान के साथ साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी नहीं तो आने वाले वक्त में बागी तेवर जरूर आजमा सकते हैं। देखिए, दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, जैसे कि अभी उन्होंने अपने सांसदों के साथ, अपने विधायकों के साथ एक बैठक की, इस बैठक में फैसला किया गया कि वो बीएमसी का चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी। तो ये भी एक जरिया है कि एकनाथ शिंदे ने संकेत दे दिया है कि बीजेपी के साथ रहना उनकी मजबूरी थी। देखिए, दबाव बनाने की कोशिश जहां तक दिखाई देता है तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो दबाव उन्होंने बनाया उसमें उनको सफलता हासिल नहीं हुई। मंत्रिमंडल को लेकर के यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि गृह मंत्रालय और तमाम जो बड़े मंत्रालय वो बीजेपी के पास रहेंगे। तो यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे की जो है कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। अब बीएमसी का जो चुनाव है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो काफ़ी सक्रिय है, और ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे क्या आगामी वक्त में बीजेपी से समर्थन देकर के यहाँ पर सरकार में साझेदार रहेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो बन रहे हैं उनके आधार पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। प्राथमिकता उनकी ये दिखाई दे रही है शहरी विकास मंत्रालय उनको दिया जाए और गृह मंत्रालय उनको दिया जाए, और इस चीज को लेकर के वो लगातार अपने विधायकों के साथ बैठ के भी कर रहे हैं। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर के एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इस बात को लेकर के बिल्कुल भी यहाँ पर किसी तरीके की राजनीतिक जो है अपना हित साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस भी गुट में रहेंगे, जिस भी आधार पर वो सरकार का साथ देंगे, लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को यहाँ पर दरकिनार करने की कोशिशें कर रही है, क्योंकि नाज़मीन यहाँ
देखें तो ऑप्शन दूसरा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात की बार बार चर्चा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ भी बीजेपी लगातार संपर्क में है और एकनाथ शिंदे यदि भारतीय जनता पार्टी पर कोई बड़ा दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे का साथ छूटता हुआ नजर आ सकता है बीजेपी से। उद्धव ठाकरे गुट जो है एक बार फिर से बीजेपी के संपर्क में जो दिखाई दे रहा है वो सरकार का साझेदार गुट बन सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कभी एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, तो कभी एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए इतने ज़रूरी बन जाते हैं कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाती है। अगला सवाल यहाँ पर वफा से लूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि उनकी नज़र में क्या है एकनाथ शिंदे को लेकर। एकनाथ शिंदे लगातार नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं वफा। हम देख रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर नाराज़ थे, अब विभागों को लेकर नाराज़ हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी से अलग हटते हैं तो उनके हाथों में कुछ नहीं आने वाला है, तो अपनी नाराज़गी को दूर क्यों नहीं कर लेते? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहना आपका गलत है कि बीजेपी से वो हटते हैं तो उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। उनके हाथ में बहुत कुछ अभी है, लेकिन ये डिपेंड करता है अजीत पवार के ऊपर। वो लगातार अजीत पवार से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मानना ये है कि अगर वो अजीत पवार के साथ में ही जाएंगे तो वो महाविकास अघाड़ी का अगर रुख करते हैं तो अजीत पवार को साथ में लेकर ही जाएंगे। इसी वजह से शायद वो देरी कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार का जो अभी मामला चल रहा है वो बीजेपी के साथ में भी वो संपर्क में है और इसके साथ में वो शरद पवार के साथ में भी संपर्क में आ गए हैं। कल शरद पवार का बर्थडे था, दिल्ली में वो बर्थडे मनाया गया। उन्होंने अपने विधायकों के साथ में और अपने पारिवारिक अपनी माता के साथ में जो है शरद पवार से मुलाकात की कल। इस पर अजीत पवार की मां का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि हमेशा से बर्थडे मनाते रहे हैं और ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसको राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अभी ये स्पष्ट कर दिया कि अभी हाँ जो मतलब बातचीत का दौर है वो चल रहा है और ये बातचीत चल रही है कि जो एनसीपी दो पार्टों में विभाजित हो गई थी उसको संयुक्त एनसीपी फिर से किया जाए। तो अगर वो फिर से होती है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि शरद पवार उसके मुखिया होंगे और जो अजीत पवार हैं वो महाविकास अघाड़ी में जा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार की भी जो आकांक्षाएं हैं जो बीजेपी उनको भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रही है, उनको भी कहीं ना कहीं जो है किनारे करते हुए दिख रही है। तो यही वजह है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अजीत पवार के ऊपर रुके हुए हैं कि अजीत पवार का स्टैंड क्या होने वाला है। अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की मजबूरी बनती है, फिर तो उनको जो मिलेगा वो लेंगे। लेकिन अगर अजीत पवार एकनाथ शिंदे का संपर्क अच्छा होता है तो महाविकास अघाड़ी का रुख कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वाकई नजर आता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ महायुति गठबंधन में ये दो दल मौजूद हैं और इन दो दलों के जरिए बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत भी है, क्योंकि अगर यही दोनों दल यानी कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, एनसीपी अजीत पवार की अगर अलग हटते हैं तो बीजेपी को महाराष्ट्र में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक दल हटता है तो बीजेपी तब भी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में बरकरार रहने वाली है। लेकिन देखना होगा कि एक तरफ खामोशी है, एक तरफ नाराजगी है, इस बीच में आज क्या बड़ा फैसला हो पाएगा। एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर किया जा सकता है और अजीत पवार क्या कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं और क्या बैठक के जरिए आपसी सहमति बनती हुई नजर आएगी या फिर बड़ा बवाल होता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।